फ्रेंड्स, हमारा जो अभी पहले का टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स, जिसमें 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैंने मेल में करवाया था वैसे ही यहाँ होती हैं। वो 5 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला है हमारा जो होगा, सबसे पहले वो आएगा गोनाड, यानी कि वो जगह, जैसे हमने वो टेस्टिस पढ़ा था वहाँ पे, तो फीमेल्स में वो जगह या वो गोनाड होगा ओवरीज, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये भी पेयर सिस्टम में होता है, ये भी पेयर होते हैं, यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, ये भी ओवल स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आते हैं, जैसे उसमें स्पर्म डक्ट आई थी, इसमें भी ओवाडक्ट आएगी, जिसे हम बोलते हैं 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है, इसके 2 नाम होते हैं, एक होता है ओविडक्ट्स, जैसे मैंने वहाँ दूसरा नाम बताया था वैसे यहाँ बताऊंगी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। कोशिश करिएगा जब आप लिखते हैं या याद करते हैं तो आप साइंटिफिक नेम ज़्यादा याद करें इंस्टेड द नॉर्मल टर्म्स विच वी आर यूजिंग, ठीक है। फिर 3rd नंबर पे आता है हमारा यूट्रस। मैं बताऊंगी क्या होता है, ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं तो ये होता है वूम, क्लियर। अब लास्ट में 4th नंबर पे आता है वेजाइना एंड वुल्वा। वेजाइना एंड वुल्वा एक तरीके से सपोर्टिंगली काम करते हैं, एक दूसरे से कॉपरेशन में काम करते हैं। तो ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, वुल्वा, ठीक है। मैं एक एक करके इनका फंक्शन एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन वो फंक्शन मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगी जब मैं वो डायग्राम बना दूंगी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो मैं इसे रब करती हूँ, आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ, उसमें मैं आपको ये तीनों चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें मैं बताऊंगी कहाँ क्या पाई जाती हैं, ठीक है। तो बनाती हूँ। एग बना, यहाँ गया, फिम्ब्रे ने जब वो बन गया तो ये जो फिम्ब्रे हैं इसने उसे पकड़ा, ऐसे करके ग्रैब किया, अंदर डाला, ठीक है, एंड वो यहाँ आके बैठ जाएगा कहीं पे, एग, एंड दिस एग इज गोइंग टू वेट फॉर द स्पर्म। तो जब स्पर्म यहाँ से मूव करेगा और वो मूव करता हुआ यहाँ आएगा और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस व्हाट, जाइगोट, ठीक है, एंड ये जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होगा मेरा, ये यहाँ ऐसे ही फैला नहीं रहेगा बीच में कहीं भी, ये जाके इस वॉल से अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करेगा और अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अटैच होने के बाद क्या करेगा, अपने आप को बढ़ा लेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम आपको बताई हैं वो मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। आई होप समझ आया हो कि किसका क्या फंक्शन है। वजाइना इज दिस थ्रू विच दिस स्पर्म विल एंटर, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कॉइटस, या फिर मैं बोलूँ सेक्स। एंड वुल्वा इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, vulva is nothing but the outermost part where vagina is present, inside which the vagina will be residing. अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक एग की फॉर्मेशन होती है, कैसे स्टेजेस में वो आता है, एंड फाइनली फिम्ब्रे उसे ग्रैब करता है और फेलोपियन ट्यूब में भेज देता है, ठीक है। तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं, लेट मी रब इट एंड जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जब एक एग मैच्योर होता है और कैसे वो मैच्योर होने के बाद फाइनली फॉलिकल में जाकर फेलोपियन ट्यूब में जाकर रेस्ट करता है एंड वेट करता है एक स्पर्म के लिए, तो उसकी जो पूरी टाइमलाइन होती है, या फिर मैं बोलूँ एक
पूरा पीरियड होता है वो कैसे बनता है, तो उसकी पूरी जो लाइफ लाइन है वो मैं यहाँ पे समझाई हुई है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक एग ये अभी फ़िलहाल फॉर्म हुआ है, ठीक है, जस्ट बना है, एंड इट इज़ इमेच्योर एग, सो आई विल राइट इमेच्योर एग हेयर। व्हेन इट विल मैच्योर, ठीक है, जब ये मैच्योर होने लगेगा, देन दिस विल बी कवर्ड बाय अ फॉलिकल लेयर, ठीक है, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे बोलते हैं फॉलिकल। तो ये अंडा बीच में रहेगा और इसके बाहर एक कवरिंग आ जाएगी प्रोटेक्टिव जिसका नाम है फॉलिकल। एंड ये किस अंडे के साथ होगा, जब वो अंडा मैच्योर हो रहा होगा, मैच्योरिंग एग के साथ। नाउ फर्दर इसके बाद क्या होगा, जब और मैच्योर होगा और बड़ा होगा, इस फॉलिकल के अंदर एक जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, फॉलिकल और अंडे के बीच में, ठीक है, फॉलिकल ये रहा, अंडा ये रहा, फॉलिकल और अंडे के बीच में फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है, ये रहा एग, ये रहा फॉलिकल लेयर, एंड इसके बीच में जो ब्लू कलर का मैंने बना रखा है, दिस इज योर फॉलिक्यूलर लिक्विड। तो अब जो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा मेरा, दिस विल बी नॉट कॉल्ड एज फॉलिकल बट विल बी कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब ये राइप हो जाएगा, अच्छी तरीके से बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, तो जैसे मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैंगो या कोई भी फल बहुत ज़्यादा पक जाता है एंड वो प्लांट पे जब होता है, तो वो जब भारी हो जाता है वो अपने आप गिर जाता है, यही होता है। यहाँ पे गिरेगा नहीं, लेकिन वो अभी जो है ये इन ओवरीज के अंदर बन रहा है, फॉर्मेशन अंदर हो रही है, ठीक है, रूम के अंदर बन रहा है। जैसे ही मैच्योर हो गया, इट विल इट विल आस्क इटसेल्फ कि भाई आई हैव टू कम आउट, एंड उसके लिए क्या होगा, वो डोर खोलेगा और बाहर आएगा, यही होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा, अपने आप को उभारेगा, यानी कि वो इस ओवरी के अंदर जो दबा हुआ था, इट विल बल्ज इटसेल्फ, बल्ज मतलब उभारना, वो उभार के लेयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस ओवरी की सरफेस पे आ जाएगा, क्या, मेरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर अंडा जो कि इमेच्योर था। अब मेरा मैच्योर अंडा मेरे सरफेस पे आ चुका है, ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी वो आ चुका है। अब क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है ओव्यूलेशन, ठीक है। इस ओव्यूलेशन में क्या होता है, रप्चर ऑफ द फॉलिकल, ठीक है, रप्चर ऑफ द फॉलिकल होता है, यानी कि एक जो फॉलिकल होगा वो रप्चर हो जाएगा, ये जो मेरा ग्राफियन फॉलिकल था ये टूट जाएगा, फट जाएगा। जैसे ये फटेगा, दो चीज़ें निकालेगा, एक एग अलग कर देगा, दूसरा फॉलिकल अलग कर देगा, ठीक है। जब ये एग को और फॉलिकल को अलग अलग कर देगा, जो एग था, ये रहा मेरा एग, ये सिर्फ फिम्ब्रे यहाँ पे रेडी बैठी है टू ग्रैब। जैसे ही अंडा ऊपर आया और अंडा मिला, सिर्फ ये उसे ग्रैब करेगी एंड विल लीड टू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और जो मेरा फॉलिकल था, जो रेमिनेंट पार्ट था फॉलिकल का, जो रिमेनिंग पार्ट था, वो एक येलो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, एक येलो पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉर्नर में हो गया है, आई विल बी रबिंग दिस। तो जो मेरा फॉलिकल था, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि ओव्यूलेशन के टाइम पे दो चीज़ें रिलीज होती हैं, एग और फॉलिकल अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन मीन्स रप्चरेशन। तो एग जो होगा, फिम्ब्रे उठा लेगा उसे और पहुंचा देगा फॉलिकल ट्यूब में। जो फॉलिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक येलो मास में कन्वर्ट, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस मीन्स मास एंड ल्यूटियम येलो मास, ठीक है। अब क्या होगा, ये येलो मास दो फंक्शन करेगा, ठीक है, ये येलो मास दो फंक्शन करेगा एंड विल प्रोड्यूस टू थिंग्स, नंबर 1, नंबर 2, दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन,
ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन है दिस इज द फीमेल हार्मोन, फीमेल के कैरेक्टर्स इसकी वजह से आएंगे। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बर्थ के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन विल बी प्रोवाइडिंग द फीमेल कैरेक्टर्स एंड द प्रोजेस्टेरॉन विल बी हेल्पिंग अ लेडी और अ वुमेन और अ गर्ल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये थी मेरी लाइफ साइकिल कि कैसे एक अंडा बड़ा होता है, यहाँ आके वेट करता है, फिर स्पर्म का वेट करेगा, फिर स्पर्म आएगा, फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब जाइगोट बन गया तो वो जाइगोट कैसे धीरे धीरे मैच्योर होता है, उसके बाद उस जाइगोट का वो कैसे जाके, मैंने आपको जब डायग्राम बनाया था दिखाया था, वो अटैच हो जाता है वॉल में यूट्रस की, और कैसे जब यूट्रस में जाएगा तो वो नॉर्मली यूट्रस में नहीं जाएगा। ठीक है, वो उसे किसी भी बच्चे को जब हम बहुत अच्छी चीज़ों से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वी प्रोवाइड इट एवरी गुड थिंग कि वो अच्छे से अपनी लाइफ साइकिल जिए या फिर अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड करे, तो सेम हमारी बॉडी भी करती है। ठीक है, जो वूम है मेरा, जो यूट्रस है, अगर नॉर्मली है फिलहाल, ठीक है, अब क्या करेगा, वो तैयारी करता है। ठीक है, तैयारी करेगा कुशन वुशन तरीके से। अब वो कुशन वुशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स बढ़ा देगा, तो वो अपनी ब्लड वेसल्स बढ़ाएगा, एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाएगा मेरे यूट्रस लाइनिंग में। ठीक है, जाइगोट बन गया, जाइगोट आया, होल बनाया उस कुशन में, विल बी अटैचिंग विद द यूट्रस लाइनिंग एंड वो उस कुशन में पूरा बड़ा होगा। ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा कुशन में और फिर बाहर इजैकुलेट हो जाएगा या फिर पार्चुरेशन के टाइम में बर्थ हो जाएगा उसका। तो मैं देखती हूँ, मैं आपके लिए बनाती हूँ जो भी सफिशिएंट मटेरियल है। ठीक है, और हम बात करेंगे कैसे वो क्या क्या मैच्योरेशन होता है, मतलब जब जाइगोट बन गया तो उसने अपने आप को कितना मैच्योर किया और किस स्टेज पे जाकर वो जाइगोट जाके अंडर मतलब यूट्रस में बैठता है, चिपकता है उससे, उसमें गड्ढा बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जाइगोट फर्स्ट स्टेज में ही जाके अंदर चला जाएगा, नहीं, उसकी एक दो स्टेजेस हैं, वो देख लेते हैं कि किस स्टेज में वो रेडी हो जाता है इम्प्लांट होने के लिए। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ तो यूट्रस लाइनिंग में जाकर बैठने के लिए या चिपकने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं आपको जब बता रही थी, मैं यही बता रही थी कि कैसे वो स्टेज बनती है एक एग की। ठीक है, और कब वो जाइगोट की और कैसे वो जाइगोट किस स्टेज में जाके अपने आप को इम्प्लांट कर देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जाइगोट जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट, इसका ये हेड रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, एंड इसके हेड रीजन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक एक्रोसोम टिप ऑफ द हेड एंड दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, इस एक्रोसोम का काम क्या होगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम है हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्रोसोम। एंड मान लो ये मेरी वॉल है किसकी, एग की, और एग का न्यूक्लियस होगा, बाहर से स्पर्म आ रहा है, ये रहा, इसका भी अंदर एक न्यूक्लियस है। तो जैसे ही हेड पोर्शन, ये जो एक्रोसोम है, ये एंजाइम निकालेगा हायालुरोनिडेज, एंड इस एंजाइम की वजह से यहाँ की वॉल गल जाएगी एंड दिस विल एंटर। सिर्फ हेड रीजन एंटर कर पाएगा, वेयर एज टेल रीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बनाऊं तो ये रहा मेरा हेड रीजन और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और फिर फर्दर ये अपने आप को फ्यूज करवा लेगा। तो मैं बस बता रही थी आपको एक्रोसोम का फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे। एक्रोसोम वर्क्स in order to release hyaluronidase, the enzyme which will क्या नाम है, which will make whole या फिर which will dissolve the covering of the egg। ठीक है, एग की जो बाहर की लेयर होगी उसको कवरिंग को वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा और खुद के हेड पोर्शन को अंदर आने देगा। Why only head is involved और head is only allowed to come inside? क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें आवश्यकता सिर्फ हेड की अंदर। क्यों? क्योंकि हेड के अंदर ही क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है,
उसी के अंदर वो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम से ही जाइगोट बनेगा, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम मेल के फीमेल के क्रोमोसोम यानी कि फीमेल के न्यूक्लियस के साथ जाके फॉर्म करेंगे। बेसिकली जो जाइगोट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा एग और पूरा का पूरा स्पर्म जाके फ्यूज़ कर रहा है, नहीं। एग का न्यूक्लियस जब स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है तब जाके बनता है जाइगोट, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो मेल में होता है, हम जानते हैं मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, इधर एक्स और वाई, ठीक है। अब फीमेल के क्या होते हैं एक्स और एक्स। तो इन दोनों के न्यूक्लियस में ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ये बेसिकली हम फ्यूज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है जब एक्स अगर मेल का इनमें से दोनों में से एक आएगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स इस तरीके से है ना, एक्स 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 वाई। अगर ये एक्स आया और ये एक्स आया और फ्यूज कर लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा एक्स एक्स यानी कि फीमेल या फिर बेबी गर्ल। और इसका ऑपोजिट हुआ, क्या हुआ, वाई आया तो एक्स वाई यानी कि मेल बेबी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि न्यूक्लियस की आवश्यकता है, बिकॉज आई वॉन्ट माई न्यूक्लियस टू गेट फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस ऑफ दिस ओवा या फिर एग, इसीलिए ये पोर्शन अंदर आता है। एक्रोसोम का फंक्शन समझ आया, न्यूक्लियस का आपको फंक्शन समझ आया। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोमल मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक बच्चे में के जो फादर के कैरेक्टर्स को एक बच्चे में डालने वाला है, ठीक है। हम बात करते हैं रेस्ट पार्ट की, यहाँ से यहाँ तक की। ये है माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इतना लैशी मूवमेंट कर कर आया है मेरा स्पर्म एंड इट फॉर दैट इट नीड्स एनर्जी। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सियल फिलामेंट यही पोर्शन है, ठीक है, इसका ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है। देन द टेल, टेल का वही काम है, लैशी मूवमेंट। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब एक चीज देख लीजिए, स्पर्म का डायग्राम आई होप क्लियर हो गया। एक चीज बनाऊंगी, मान लो ये मेरा एग है जो वेट कर रहा है, ये उसका न्यूक्लियस है एंड ये एग है। स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, एक बारी में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक स्पर्म ही इन्वॉल्व होता है अंदर जाने के लिए, ठीक है। मान लो ये वाले स्पर्म का एक्रोसोम आया और रिलीज करा हाइलुरोनिडेज, ये अंदर आ गया, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये इसकी टेल बाहर रह जाएगी, फ्यूज करेंगे, ठीक है, दोनों फ्यूज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट। यही हुआ, ठीक है। अब इस जाइगोट को यहां ले आइए, ठीक है। तो मैं अगर इसे जाइगोट मानूं, ठीक है, तो ये पहले जाइगोट सिंगल सेल था, एक सेल का था, ठीक है। जब फ्यूज किया इसने तो ये एक सेल था। तो स्टेजेस क्या क्या होंगी जाइगोट की, ठीक है, फ्यूज किया, जाइगोट बनाया, जाइगोट अब बन चुका है फेलोपियन ट्यूब में। नाउ इट हैव टू गेट इम्प्लांट इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है। तो कब जाके वो इम्प्लांट होगा, पहले वो 2 स्टेज का बनेगा, 4 स्टेज का बनेगा, फिर स्टेज मतलब सेल, 2 सेल का बन जाएगा डिवाइड करके। और डिवाइड कौन सा क्या करेगा, वो माइटोसिस, क्योंकि उसे अपनी बॉडी बढ़ानी है, ठीक है। ये आप बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो 4 स्टेज सेल का बनेगा, 4 सेल्स का बन जाएगा, फिर बहुत सारे सेल्स का बन जाएगा। उस स्टेज को बोलते हैं मॉर्यूला, कम से कम 8 सेल्स होते हैं उसमें। फिर आता है ब्लास्टुला बनता है, ठीक है, उसे ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोर सेल्स। एंड ब्लास्टुला लेवल पे आकर वो अंदर जाएगा, इम्प्लांट करेगा, ठीक है। तो पहले बहुत सारे स्पर्म्स आए, ठीक है, अंदर गया न्यूक्लियस स्पर्म का और फीमेल के एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, जाइगोट बनाया। जाइगोट 1
एक सेल का था, 2 सेल का बना, 4 सेल का बना, मैनी सेल्स का बना, जिसे बोलते हैं मॉर्यूला, फिर ब्लास्टुला बना, एंड ब्लास्टुला लेवल पे उसने अपने आप को वॉल में जाकर इम्प्लांट कर दिया, कोई ऐसा एंजाइम रिलीज किया जिससे उसमें गड्ढा हो गया एंड वहाँ जाके वो बैठ गया, एंड नाउ विल बी डिवाइडिंग इटसेल्फ फर्दर, ठीक है, विल बी गेटिंग मैच्योर फर्दर। अब देखते हैं इसके आगे की चीज़ें कि कैसे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक फीमेल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसे रब करना पड़ेगा एंड विल बी एक्सप्लेनिंग यू। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं एक फ़ीमेल की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है और जो फेज़ आता है फ़ीमेल की लाइफ में एंड जिसकी वजह से वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए एबल होती है। तो वो जो फेज़ है या फिर वो जो साइकिल उसके हर महीने रिपीट होती है, वो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे नॉर्मल टर्म्स में हम पीरियड्स बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं, या ये सब चीज़ें से हम नॉर्मल जज करते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मैंने 4 फेजेस में डिवाइड करी हुई है। पहला आता है इसमें मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़ एंड द ल्यूटल फेज़। ल्यूटल फेज़ जैसे ही ख़त्म होगा इट विल कंटिन्यू with the menstrual phase and then the process goes on and therefore it is named as cycle, ठीक है। लेकिन before going to this I would like to explain you or define you the 2 terms। पहला आता है मेनार्क एंड दूसरा आता है मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्क एंड मेनोपॉज क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब एक वुमेन या फिर एक गर्ल मैच्योर हो रही होती है और वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है एट द एज ऑफ 13, उसकी लाइफ में ये साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड शी बिकम्स कैपेबल ऑफ कैरिंग अ बेबी, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है देन द वुमेन इज एबल टू कैरी अ बेबी, अगर नहीं है देन नो। तो menarche is a stage where a girl receives or gains the ability to produce a birth or to produce a new individual। तो उस स्टेज वो कब आती है? प्यूबर्टी एज में एट द एज ऑफ 13, यानी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होगी? 13 में। तो स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ गर्ल्स लाइफ इज नोन एज menarche and stopping of that menstrual cycle at the age of 45 to 48 is known as menopause, ठीक है। The pause on the menstrual cycle where a woman, a matured woman becomes unable to carry a baby, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की कि ये क्या होता है, कैसे एक बेबी प्रोड्यूस करने में इसकी मदद होती है या फिर कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ आता है मेंस्ट्रुअल फेज़। लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज़ क्या है उससे जाने से पहले एक और बात जानिए आप। हर मंथ एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में कि स्पर्म आएगा। कब से वेट कर रहा है? 13 की, जब एक गर्ल होती है 13 एज की तब से एग बनता है, ठीक है। मान लो अभी एक गर्ल है 13 की एज में, ठीक है, उसका एक एग बना एंड दैट एग विल बी वेटिंग फॉर द स्पर्म्स अराइवल, कि स्पर्म आए, मैं फ्यूज़ करूं एंड जाइगोट प्रोड्यूस हो जाए, यानी बेबी प्रोड्यूस हो जाए। अभी इसके लिए, ठीक है, अब इफ़ आई एम वेटिंग, तो अब मेरे को पता है जब जाइगोट बन जाएगा, वो अंदर जब जाएगा मेरे यूट्रस में या वूम में, तो उसे पहले ही कुशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो कुशन कौन प्रोवाइड करता है? जो 2 एंजाइम्स निकले थे ना, कॉर्पस ल्यूटियम ने निकाले थे, वो थे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है बेसिकली, वो हार्मोन क्या काम करेगा, वो एंजाइम क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरॉन इज एन एंजाइम, ठीक है, सॉरी, फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, और उस हार्मोन का काम क्या होगा कि वो हर महीने जब अंडा बैठा हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, वो वेट कर रहा है, उस समय वो पूरी वॉल को, यूट्राइन वॉल को तैयार कर दे, ठीक है। ये तैयारी हर महीने होगी। अब क्या होता है, मान लो तैयारी कर दी, तैयारी कैसी? इट विल इंक्रीज, द प्रोजेस्टेरॉन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लड वेसल
and will be providing a cushiony environment, ताकि जब zygote आ जाए तो वो zygote आराम से जाके उसमें इम्प्लांट करे एंड फर्दर अपने आप को मैच्योर कर पाए, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ 13 एज की। फॉर एग्जाम्पल मानो कि अ गर्ल इज़ देयर ऑफ एज 13 एंड उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, तो क्या हुआ, उसका एग अभी वेट कर रहा है, ठीक है। एंड जब वो वेट कर रहा होता है एंड उस टाइम तक मेरी वॉल, यूट्राइन वॉल तैयार हो गई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ठीक है, एग बन गया। अब क्या हुआ कि एग कैसे बना था, यहाँ से स्टार्ट करें, सेकेंड स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा एग बन गया है। अब वो कैसे बना है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। देन दूसरा फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज जिसमें रप्चर होता है। तीसरा आता है ल्यूटल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एंड फर्दर एग बनता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, यही होता है। अब वो वेट कर रहा है, स्पर्म नहीं आया, ठीक है, पूरी तैयारी हो रखी है मेरे, उसकी वॉल वगैरह बन चुकी है, स्पर्म नहीं आया, वेट किया उसने 2-3 दिन, जब वो नहीं आया स्पर्म, अब ये तैयारी बिगाड़नी पड़ेगी, फिर से एक नया एग बनाना पड़ेगा, यही होता है, तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, बिकॉज अब वो एग किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अगर वो वहीं बैठा रहे तो ओवरी का तो काम एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, नहीं ना, ऐसा नहीं चाहते हम लोग, चाहते हैं कंटिन्यूसली ओवरी काम करे, नहीं तो उसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा। ताकि ओवरी अपने फंक्शन हमेशा करती रहे, वो जो एग वेट कर रहा था और उसे जो स्पर्म नहीं मिला, अब वो क्या करेगा, ये वॉल को डिसॉल्व कर देगा, वो एग नहीं, मतलब ये वॉल अपने आप नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगी या डिस्कार्ड हो जाएगी, गिर जाएगी, ये तैयारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो गिरी या फॉल हुई या शेड हुई, शेडिंग बोलते हैं उसे, उस फेज़ को, ठीक है, और वही फेज़ कहलाता है पहला फेज़, मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है। शेडिंग हुई, उस शेडिंग में वो एग भी आके गिर जाता है नीचे। एंड एज यू नो कि ये जो तैयारी थी किससे की गई थी, ब्लड वेसल से, इसीलिए क्या होता है जब ये गिरता है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पीरियड्स के टाइम पे। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि वो वेट कर रहा था, उसे नहीं मिला हमारा स्पर्म या फिर मेल का स्पर्म, एंड देयरफॉर वो तैयारी ख़त्म हुई, ठीक है। ये जो दिन होते हैं शेडिंग के, जो टाइम लगता है शेडिंग में, वो 3 या 5 दिन लगते हैं पूरी शेडिंग में, ठीक है। अब शेडिंग हो गई तो 3 या 5 दिन तक उस गर्ल के अंदर शेडिंग हुई, ठीक है, हर महीने ये होता रहा। फॉर एग्जाम्पल अब उस गर्ल की मैरिज हो गई है, ठीक है। अब क्या हो गया है कि उस गर्ल की मैरिज हो गई है, या फिर आप ये छोड़ो कि अब क्या हुआ है, उसे अभी छोटा रहने देते हैं, मैरिज अभी बाद में करवाते हैं, अभी मैं पहले ये समझा दूँ उसके बाद बताती हूँ मैरिज का कॉन्सेप्ट। तो अब वो अगेन अपना ओवरी जो होगा वो एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 3 से 5 दिन तक शेडिंग हुई, ब्लीडिंग फेज जिसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, फिर ओवरी ने एग बनाया, इमैच्योर एग, जो कि अब मैच्योर बनेगा। और मैच्योर करने की कौन कौन सी स्टेज थी, ग्रेफियन फॉलिकल बना था तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट स्टेज थी जब वो ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें वो ओव्यूलेशन होता है और वो सरफेस पे आ जाता है ओवरी के, ताकि फिम्ब्रे उसे ग्रैब कर ले, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज होता है ये 5 से 12 या 13 दिन चलता है, ठीक है, उसे फॉलिकल बनने में 5 से 12 दिन लग जाते हैं। फिर हमारा आता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें रप्चरिंग होती है, एग अलग और फॉलिकल अलग। तो अब ये कितने दिन लगाता है, 13 से 14 दिन लग जाते हैं रप्चरिंग में और इन सब में, 13 से 14 दिन, ठीक है। 13 तारीख से 14 तारीख तक, तारीख मानो इन्हें, दिन नहीं, 13 से 14 तारीख, यानी कि 1 दिन लग जाता है इसे ये सब करने में। अब आते हैं हम ल्यूटल फेज में। ल्यूटल फेज में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम होगा। अब ओव्यूलेटरी फेज में ऑलरेडी मेरा अंडा बन चुका था, वो फिम्ब्रे में जा चुका है। ल्यूटल फेज है, कॉर्पस ल्यूटियम, अब इसने निकाला प्रोजेस्टेरॉन, एग मेरा ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब में है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकल गया ल्यूटल फेज के दौरान। और प्रोजेस्टेरॉन अब क्या काम करेगा,
मेंस्ट्रुअल फेज में ला देगा उस गर्ल को, ठीक है। कैसे? उस तैयारी करके, एग फिर से वेट करेगा, तैयारी होगी फिर से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एंड फिर से ये सब होगा, रिपीट होगा, ये साइकिल रिपीट होगी। तो अगर मैं मानूँ फॉर अ गर्ल कि उसकी डेट 1 तारीख से स्टार्ट हुई है, ठीक है, मान लो कि 1 जैन, ठीक है, 1 जैन को उसकी शेडिंग हो गई, ठीक है। शेडिंग 5 जैन तक चली, शेड होने में 5 जैन तक उसने शेडिंग करी। अब 6 जैन को, ठीक है, एक नया एग बनेगा। 6 जैन को या 5 जैन को जब वो शेडिंग खत्म हो जाती है, एक न्यू एग बनेगा। वो एग बनने के लिए वो फॉलिकुलर स्टेज में जाता है, जो पहली स्टेज होती है एक मैच्योर एग के लिए। उस फॉलिकुलर स्टेज में जो टाइम लगता है वो मान लो लगा 6 जैन से 12 जैन तक मेरा फॉलिकल बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है ओव्यूलेशन की, जब रप्चर होता है, मैच्योर फॉलिकल है, अब वो रप्चर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 13 तारीख हुई, 13 तारीख को मेरा रप्चरेशन हुआ, ठीक है, 13 तारीख या फिर मैं मान लूँ 13 से 14 तारीख तक एक पूरे दिन में रप्चरेशन हुआ है। अंडा अलग पहुंच गया, फॉलिकल अलग पहुंच गया, अंडा ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ फॉलिकल था उसने ये काम किया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। कौन से दिन? 14 तारीख, या तो 14 जैन को या फिर 15 जैन को। और जब वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है तो उसे हार्मोन बनाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? तो बेसिकली क्या काम करते हैं, इसके लिए ये हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज जो होता है। और अब ये पूरा हार्मोन जब बनाएगा तो ये बनाएगा मान लो 14, मैंने बताया था 15 तारीख तक बना, अब 14 या 15 तारीख से शुरू हुआ मेरा प्रोजेस्टेरॉन का एक्टिवेशन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी मेरा एग फैलोपियन ट्यूब में है। सॉरी, मैं क्या कह रही थी कि अभी तक एग ऊपर नहीं गया, फैलोपियन ट्यूब में नहीं गया, लेकिन 14 से 28 तारीख तक या 29 तारीख तक या 30 तारीख तक वो क्या काम करेगा, वो पूरा का पूरा मैच्योर होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, अलग सरफेस पे आएगा, फिम्ब्रे में जाएगा। ये एक्टिवेशन, ये जो बाद की एक्टिविटीज़ है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बनने की, प्रोजेस्टेरॉन बनने की, फिम्ब्रे में जाने की, फैलोपियन ट्यूब में जाके वेट करने की और पूरी वॉल तैयार करने की, ये ल्यूटियल फेज में आ जाती है, ठीक है। ल्यूटियल फेज ही बोलते हैं इस पूरी तैयारी को। कहाँ से कहाँ तक? हमारा, हमने बोला कि 13 से 14 जैन तक भाई उस लड़की के अंदर ओव्यूलेटरी फेज हुआ, ओव्यूलेशन हो गई इतने दिन में, एक दिन में, ठीक है। अब 14 जैन से लेकर 14 जनवरी से लेकर 28 से 29 जनवरी तक इतने फेज में पूरा का पूरा क्या होगा, सारी चीज़ें होंगी, बाकी सारी चीज़ें। वो बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मेरा एग मैच्योर होगा, सरफेस पे आएगा, जो मेरा फिम्ब्रे है उसे ग्रैब करेगा, फॉलिकल से ले जाएगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होके वो तैयारी करेगा, वॉल बनाएगा। तो इन सब चक्कर में, यानी कि वॉल बनने में, प्रोजेस्टेरॉन के एक्टिवेशन में, अंडे के बैठने में, वेट करने में कितने दिन लग जाते हैं? 14 तारीख से 28 से 29 तारीख, ठीक है। फिर 1-2 दिन वेट किया, ठीक है, वेट किया, उसके बाद क्या हुआ, नहीं मिला स्पर्म, एंड देन अगेन शेडिंग, ठीक है, शेडिंग फिर से शुरू हो जाती है। दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ वुमन, ठीक है। आई होप आई वॉज क्लियर इनफ। दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट आई मेक श्योर कि तुम्हारे अंदर ये जितनी भी फेजेस हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब मैं आऊँगी उस मैरिज वाले केस में। अब वो लड़की मैरिड हो चुकी है, ठीक है, एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू डू कोइटस और कॉपुलेशन विद हिज हस्बैंड। अब क्या होगा, उसका जो एग वेट कर रहा था, ठीक है, अब वो एग को स्पर्म मिल गया, जो दीवार थी वो नहीं टूटेगी,
बिकॉज अब उस दीवार का काम है, तो वो अंडा, वो जो एग था या जाइगोट था वो इम्प्लांट होगा, वो बड़ा होगा। तब तक, जब तक ये विमेन प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होने वाली है, तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज पे रहती है या वेट करती है, ये नहीं होती। ऑफ कोर्स सी बात है ना, नया अंडा तब तक नहीं बनेगा जब तक जाइगोट पूरा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो जाता, एम्ब्रियो नहीं बन जाता और बेबी नहीं बन जाता, तब तक ये नहीं चलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें चलानी किस लिए, ताकि एग बनता रहे। नाउ वी डोंट वांट एन एग टू बी प्रोड्यूस्ड। इसी वजह से प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये पीरियड साइकिल बंद हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज द इंडिकेशन वेदर अ गर्ल इज प्रेग्नेंट और नॉट। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पार्ट बचा है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अगले कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, तो उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करती हैं। पहली जो टर्म है मेरी वो है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होती है? देखिए, अब मेरा एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पीने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वेस्ट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वो फर्दर पूरा मैच्योर हो जाएगा, एम्ब्रियो स्टेज पे आ जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ मैं। अब उसे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, वेस्ट निकालने की, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी करती है वो एक बच्चा पेट में कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से मिलेगा उसे, वो खाना कहाँ से मिलेगा, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, उसका वेस्ट कैसे जाएगा? उसके पास वो बाहर तो नहीं है ना नॉर्मल एनवायरनमेंट में, वो एक अंदर है। तो उसे एक कनेक्टिंग लिंक की ज़रूरत पड़ेगी या कनेक्टिंग पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। वो पाइप जो माँ से जुड़ा हो, ठीक है, माँ के वूम से जुड़ा हो, ताकि जो माँ खाएगी पिएगी या कुछ भी करेगी, जो माँ के ब्लड में होगा वो बच्चे के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स ना हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों के ब्लड का प्रेशर डिफरेंट होगा, माँ का डिफरेंट, ब्लड का बच्चे का डिफरेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए जो माँ की ब्लड वेसल्स होंगी और बच्चे की ब्लड वेसल्स होंगी, वो एक कनेक्टिंग लिंक बनाएंगी, बट दे विल मेक श्योर कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस, बट द ट्रांसफरिंग ऑफ द सब्सटेंसेस कुड ईजिली टेक प्लेस, ठीक है। तो अभी हम समझाते हैं ईजिली। तो प्लासेंटा किससे बनता है? दो विलाय से बनता है। विलाय यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको दो विलाय से बनना पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ से बनता है? यूट्राइन, ये जो माँ की यूट्राइन की वॉल है ना, ये वहाँ से निकलता है, ठीक है। दो विलाय का पहला विलाय जो होता है इसका, वो यूट्राइन वॉल निकालती है, ठीक है। अगर ये यूट्राइन की वॉल है तो ये पहला विलाय ये निकालेगी, और दूसरा विलाय एम्ब्रियो निकालता है। एम्ब्रियो अपने अंदर से एक एक्सटेंशन निकालेगा, ठीक है, फिंगर लाइक, जो कि इस विलाय की तरह होगी, ठीक है। अगर ये मेरा एम्ब्रियो है तो, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। आई नो इट्स नॉट दैट क्लियर बट स्टिल, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि प्लासेंटा बनाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, माँ के क्या नाम है, यूट्राइन वॉल की, वहाँ से जब एक विलाय निकलेगा, और एम्ब्रियो के एक्सटेंशन की, जो कि एलेंटॉइस होता है, ठीक है। ये एलेंटॉइस की मदद से ये दूसरा विलाय निकाल देता है। अब क्या होता है कि जब ये दोनों विलाय और एलेंटॉइस मिल गए, ये अपने आप को इंटरलॉक कर देंगे, यानी कि इसके विलाय को तो नॉर्मल विलाय बोलते हैं, इसके विलाय को या एक्सटेंशन को एलेंटॉइस बोलते हैं। जब ये इंटरलॉक हो जाएंगे, अब काम होगा, ठीक है, ये होगा, ये बनाएगा प्लासेंटा। तो प्लासेंटा वो स्ट्रक्चर होगा जो कि एक यूट्राइन वॉल से निकल रहा होगा, बच्चे से भी जुड़ा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा प्लासेंटा जो है ये बच्चे से जुड़ा होता है वाया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर वाया कॉर्ड, ठीक है। उस कॉर्ड को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, या फिर बच्चे की नाड़ी बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, वो बोलते हैं। एंड जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस टाइम पे बाहर थोड़ा सा निकल के आते हैं, इसे कट कर देते हैं बाद में, ठीक है। तो मुझे इतना समझ आ गया कि प्लासेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ टू विलाय and a cord containing blood vessel, ठीक है, connects the placenta
टू द बेबी या फिर टू द एम्ब्रियो, टू द मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो ना बोलूँ मैं, फीटस बोलूँगी, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है उसे फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो फीटस से जॉइन हो गया। अब क्या क्या चीज़ें एक प्लासेंटा से, ठीक है, ट्रांसफ़र होंगी एक बेबी में, और क्या क्या बेबी ट्रांसफ़र करेगा माँ के अंदर थ्रू वाया प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटा एक नेटवर्क है जो यहाँ से यहाँ और बेबी से माँ में लाएगी। तो फीटस टू मदर वेस्ट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि फीटस इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी फूड, तो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, हमें रिलीज़ करना होता है। वो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिलीज़ करता है ना, वही एक फीटस भी रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड वेस्ट, ठीक है। एंड दिस वेस्ट एंड दिस ऑल थिंग्स विल बी ट्रांसफर्ड इन वाया प्लासेंटा इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ मदर, एंड वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। जब मदर का वेस्ट जाएगा वहीं से बच्चे का वेस्ट भी चला जाएगा उसमें मिक्सड होकर। अब मदर से फीटस में क्या क्या जाता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन्स एंड सम वायरसेस। अगर मदर इन्फेक्ट हो जाती है तो बच्चा भी बीमार हो जाता है जो पेट में होता है, इसीलिए कहते हैं अच्छा खाना चाहिए ताकि बच्चा काफ़ी अच्छा हेल्दी प्रोड्यूस हो। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें प्लासेंटा प्रेजेंट होती है। प्लासेंट जो माँ करे खाएगी पिएगी वो बच्चे को लगता है, ठीक है। फिर आते हैं हम एक और टर्म पे जिसका नाम है एमनियन। जब तक एलेंटॉइस बनता नहीं है ना, तो अगर मैं एक बेबी मानूं, फिलहाल मैं ऐसी रफ डायग्राम बना रही हूँ एंड यहाँ से मेरा बेबी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड मैं आई एम नॉट अ गुड ड्राइंग, क्या बनाऊँ। इफ दिस इज माई बेबी, ठीक है, दिस इज अ बेबी एंड अब क्या होगा, ये जो बेबी है ये जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पे इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एमनियन, यानी कि एमनियन बेबी के आसपास एक कवर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे बेबी आराम से रह पाए एक प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। उसे बोलते हैं एमनियन या फिर एमनियोटिक सैक। तो एमनियन इज व्हाट? एमनियन इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच विल प्रोवाइड अ बेबी और अ फीटस अ प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन किस किस के खिलाफ? जब जर्क लगता है या फिर फिज़िकल हार्म होता है, क्या नाम है, वूम पर, या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, फिज़िकल शॉक या जर्क या कुछ भी, इन सब चीज़ से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स प्रेशर इक्विबैलेंस, कि प्रेशर उसका वहीं मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि माँ के प्रेशर के साथ, माँ के ह्यूमन बॉडी में जो प्रेशर है वो बच्चे के ह्यूमन बॉडी से लिंक हो जाए, नहीं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो एमनियन होता है, इस एमनियन को कुशन प्रोवाइड करना होता है बेबी को, ठीक है। और एक और चीज़, बेबी जब मैच्योर हो जाता है तो इट ट्विर्ल्स इटसेल्फ, वो थोड़ा घूमता है, ठीक है। एंड वो इजीली घूम पाए इस वजह से इस एमनियन के और बेबी के बीच में एक लिक्विड फिल्ड हो जाता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये सब कब होता है? जब तक वो एलेंटॉइस बनी नहीं होती, प्लासेंटा नहीं बनी होती, उससे पहले ये सब फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन जब एक जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन मतलब कि जब 9 महीने माँ के कंप्लीट हो जाते हैं उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। एंड उसके बाद अब जब बेबी को बाहर लाना है, ठीक है, गिविंग बर्थ टू अ बेबी, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ मैच्योर बेबी, ठीक है। एंड विल बी कंप्लीटिंग अप विद दिस लास्ट टॉपिक। पार्चुरेशन हो गया है हमारा, ठीक है। हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया प्लासेंटा क्या होता है, उसका क्या काम होता है। देखिए अभी सिर्फ हमें बेसिक लेवल पे जानना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। बाकी इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज 10th लेवल पे मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके बता दी, लेकिन ज़्यादा नहीं बता सकती, ठीक है। आप ये सब बाद में पढ़ेंगे एक्सटेंडेड लेवल पे 11th एंड 12th में, एंड फर्दर स्टडीज़ जब आप करेंगे। सो हियर वी आर डन with this chapter and I hope you liked my video. Just like it and subscribe it. Thank you.